पिछले कुछ अरसे से लेके इंडिया की इंतहा पसंद जमात आरएसएस का जो चीफ है मोहन भागवत, वो सेक्युलर किस्म के स्टेटमेंट्स देने लगा है। यानी टाइम टू टाइम ये सेक्युलर किस्म की स्टेटमेंट्स देता रहा है। अदरवाइज इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो ये कभी भी इस तरह सेक्युलर स्टेटमेंट्स नहीं देते थे। कभी ये आजकल आपको मुसलमानों को खुश करने के लिए और क्रिश्चियन बरादरी को खुश करने के लिए उनके फेवर में स्टेटमेंट्स देते हैं, तो कभी ये शूद्रों को, जो दलित और अछूत हैं, इनको खुश करने के लिए कास्ट सिस्टम के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आते हैं। हाल में तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उस पर तो ब्राह्मण चिढ़ गए थे इंडिया के अंदर कि ये हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो पंडित हजरात हैं उन्होंने कास्ट सिस्टम ईजाद किया था, ये हमारी सोसाइटी में नहीं था, पंडितों ने किया था। अब पंडित जो होते हैं मोस्टली ब्राह्मण होते हैं, तो इस पर एक वबाल क्रिएट हो गया था और आरएसएस वालों को इस पे एक एक्सप्लेनेशन जारी करनी पड़ी थी कि पंडित से हमारी मुराद जो है वो स्कॉलर्स है, ब्राह्मण नहीं है। लेकिन दुनिया जानती है पंडित अक्सर जो होते हैं वो ब्राह्मण ही होते हैं। अब ये जो यू टर्न लेने की कोशिश करते हैं ना, इस पे मैं 2-2.5 साल से यहाँ ब्रॉडर व्यू में आपको बता रहा हूँ कि ये वेस्टर्न जो फोर्सेस हैं उनको खुश करने के लिए दे रहे हैं। इनको कोई हमदर्दी नहीं इंडिया के मुसलमानों से, इंडिया के क्रिश्चियन से और दलितों से। इनके ऊपर बेसिकली प्रेशर आया हुआ है बहुत ज़्यादा वेस्टर्न मुल्कों का, क्योंकि ये जो हिंदुत्ववादी जो सोच है ना, एक तो वेस्टर्न मुल्कों की आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती, उनके खिलाफ है बल्कि, क्योंकि उनके अपने मुल्कों के अंदर दंगे फसाद और ये सारी चीज़ें होने का खतरा है। क्योंकि ये जब इंडिया के अंदर ये आग जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, इसका इम्पैक्ट वेस्टर्न मुल्कों के अंदर भी आएगा। वहाँ भी बड़ी तादाद में हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन ये सारे रहते हैं जिनका बैकग्राउंड इंडियन है, तो वेस्ट वालों को पता है। लिहाजा आरएसएस वाले वेस्टर्न फोर्सेस का जो ग्लोबल और रीजनल ऑर्डर है ना, उसके अंदर फिट इन नहीं होते बीजेपी और आरएसएस। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया वेरी मच रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुल्क है। इंडिया के बिना वेस्टर्न फोर्सेस ना अपना ग्लोबल ऑर्डर बचा सकते हैं, ना अपना रीजनल ऑर्डर बचा सकते हैं। इंडिया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के अंदर। लेकिन इंडिया अलग है, आरएसएस अलग है। आरएसएस मिसफिट है और बीजेपी मिसफिट है, इंडिया मिसफिट नहीं है, इंडिया रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। तो ये यहाँ पर फर्क जानना बड़ा जरूरी है। इंडिया का स्टेटस डाउन नहीं हो सकता वेस्ट के लिए, उनको इंडिया चाहिए, इंडियन कोऑपरेशन उनको चाहिए अगेंस्ट चाइना और बाकी भी जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन आरएसएस और बीजेपी उनके प्लान्स में रोड़ा है, वो अभी तक इनको अपने साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि डोंकी कैन नॉट बिकम अ हॉर्स आफ्टर टेकिंग शावर, तो यहाँ पर भी नहला धुला रहे हैं इनको, लेकिन ये हरकतें वही हैं पुरानी वाली इनकी, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ रही है। और फिर हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया के ज़रिए और वेस्टर्न जो ममालिक के पॉलिटिशियंस हैं उनके ज़रिए शदीद दबाव जो है वो हिंदुत्ववादी सोच के ऊपर आ रहा है और उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर आ रहा है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इतना ज़्यादा तंग करने लगी है मोदी सरकार को और इनको कि इन्होंने आज बीबीसी के दफ्तरों पर रेड पड़वाई है, छापे पड़वाए हैं। इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है, जो कि पुराना तरीका है, वारदात रहा है। मोदी साहब ने अगर जिंदगी में कोई चीज़ नहीं सीखी, वो पॉलिटिक्स करना नहीं सीखी, बाकी उन्होंने सब कुछ सीखा है। पॉलिटिक्स के अंदर भी वो बिजनेसमैनों वाला काम करते हैं बेसिकली। मेरा काम करो तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, मेरे पसंद का डिसीजन दो तो रिटायरमेंट के बाद तुम्हें गवर्नर बना दूंगा, राज्यसभा का मेंबर बना दूंगा। इस तरह की डीलिंग जजों के साथ करते रहे। मीडिया के अंदर क्या करते हैं, मीडिया के अंदर और अपोजिशन के साथ एक ही तरह का गेम खेलते हैं। जो उनकी बात नहीं मानता उनके ऊपर कभी वो सीबीआई को पीछे लगा देते हैं, कभी वो उनके पीछे इनकम टैक्स वालों को लगा देते हैं, कभी किसी दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लगा देते हैं और वो बेचारे उसी के अंदर कंज्यूम हो जाते हैं, केसेस के अंदर। तो इन्होंने सियासत के अंदर भी बेसिकली गुंडागर्दी वाली हरकतें शुरू कर रखी है। इन्होंने यानी सियासत नहीं सीखी इतने साल तक, इन्होंने सिर्फ ये सीखा है कि किसको कैसे कंट्रोल करना है। नाउ बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है ना, इसने इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाला है वेस्टर्न सोसाइटीज में खास तौर पर, क्योंकि देखें बीबीसी को सारी दुनिया में देखा जाता है। तो इनकी ये जो डॉक्यूमेंट्री आई ना, द मोदी क्वेश्चन, ये जो 2002 वाले गुजरात दंगों के ऊपर 2 पार्ट्स किया है, इसने इतना इम्पैक्ट छोड़ा है कि मोदी साहब और बीजेपी वाले बिल्कुल तिलमिलाए हुए हैं। आज उन्होंने बीबीसी के दफ्तरों के ऊपर रेड डलवाई है इनकम टैक्स वालों के। दे हैव लॉस्ट देयर माइंड बेसिकली। इस किस्म की शोबदाबाजियां जो है ना, ये बीबीसी वालों के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती।
ये एक दुनिया का बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है और वो इसको भी यकीनी तौर पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो लोग इनके ऊपर रेड कर रहे हैं ना, उनके पीछे ये जाएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और इनके पीछे भी जाएंगे, तहकीकात करेंगे कि इनको किसने कहा था कि आप बीबीसी के ऊपर रेड करें। इस पे भी मजीद ये जो है ना वो डिटेल सामने लेकर आएंगे। मार्क माय वर्ड्स, में आज कह रहा हूं, जिन लोगों को इनके पीछे लगाया गया है ना, उनके भी कच्चे चुट्ठे, उनकी भी कुंडली जो है वो बीबीसी वाले निकाल के दुनिया को दिखाएंगे और अल्टीमेटली नाम इसमें फिर से बीजेपी का खराब होगा कि उन्होंने बीबीसी को प्रेशराइज करने के लिए इस तरह की हरकतें की हैं। स्क्रॉल, जो कि इंडिया का एक बड़ा न्यूज आउटलेट है, उन्होंने आज रिपोर्ट किया है कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स विजिट बीबीसी's Delhi office a month after Gujarat riots documentary aired. The two-part documentary in January examined Prime Minister Narendra Modi's alleged role in the violence. तो मीडिया जो है इसको इस डॉक्यूमेंट्री के तनाजुर में इस रेड को दिखा रहे हैं कि असल में ये जो रेड पड़ी है आज इनके दफ्तरों पे, ये असल में बदला लेने की कोशिश की गई है बीजेपी वालों की जानिब से। और जिस तरह से वो अपने पॉलिटिशियंस, जो राइवल पॉलिटिशियंस हैं उनको और अपने जो राइवल मीडिया ग्रुप्स हैं उनको जिस तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया को भी उसी तरह से उस भोंडे अंदाज में वो उनको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। इट विल बैक फायर, मैं आपको भी बता रहा हूं, इट विल बैक फायर। लेकिन आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात खुद बीजेपी के ही एक नाराज वर्कर ने कर दी है, नाराज नेता ने कर दी है। सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि आज से 2-4 साल पहले तक भी बीजेपी के राइट हैंड समझे जाते थे, मोदी साहब के राइट हैंड, मोदी साहब के उस्ताद समझे जाते थे, सुब्रमण्यम स्वामी ने आज बहुत बड़ा एक खुलासा कर दिया है, बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी वेल कनेक्टेड बंदा है, इसके जो कॉन्टेक्ट्स हैं ना, वो यूं समझे कि मोदी साहब से भी ज्यादा शायद इसके कॉन्टेक्ट्स हैं, खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। जब तक इसके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता ना कि पीछे कुछ खिचड़ी पक रही है, तब तक ये इस तरह की बात नहीं करता। अपने ट्वीट्स में, अपने आर्टिकल्स में, अपने बुक्स के अंदर ये जब लिखता है ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मटीरियल ऐसा जरूर होता है जिसपे सोचा जा सके। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने आज अपने ट्वीट में एक बात कही कि अजीत डोवल जो है इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिसको हिंदुत्ववादी गुंडे जो हैं बड़ा पसंद करते हैं, और पसंद पता है किस बात पे करते हैं, वो कहते हैं ये पाकिस्तान के अंदर इतने साल तक जो है ना अंडर कवर ऑफिसर बन के रह के आया है, तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये जो चीज़ें हैं ना, भेस बदल के किसी दूसरे मुल्क में ऐसे पता नहीं कितने हजार एजेंट्स घूम रहे होते हैं एक दूसरे के मुल्कों के अंदर। ये जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, इनके हजारों की तादाद में एजेंट्स एक दूसरे के मुल्कों में घूम फिर रहे होते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये एक नॉर्मल रूटीन सी बात है इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर। लेकिन हिंदुत्ववादी ठग इनको जेम्स बॉन्ड से कंपेरिजन कर रहे होते हैं इनकी, कि वहां पर ये गए और दरगाहों पे लंगर खाते थे, तो ये इस तरह वो अपनी भी वाह करवा रहे होते हैं। तो इमेज इनका बनवाया गया है बेसिकली एज अ जेम्स बॉन्ड, इंडियन जेम्स बॉन्ड। तो इन्होंने कहा, सुब्रमण्यम स्वामी ने, कि अजीत डोवल ने इतनी बार गूफअप किया हुआ है मामलात को, इतनी बार इनसे ब्लंडर्स हुए हैं कि मोदी को अब इनको सैक कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। और अगर मोदी इसको नहीं हटाता तो फिर मोदी को खुद अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के 9-2-11 होना पड़ेगा, भागना पड़ेगा फिर मोदी को, अगर वो इसको नहीं हटाता तो। ये बड़ी सीरियस बात उसने की है। और ये जो चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट होगी उसके बारे में उसने बताया कि वाशिंगटन से, वाशिंगटन वाले बाबा जी, वहां से एक चीज 2023 के मिड में ओरिजिनेट होगी और सबको बहा के ले जाएगी, अगर यहां पर अजीत डोवल रहता है तो। अब मैं उनकी जरा ट्वीट आपको दिखाऊंगा। पहले आज उन्होंने कुछ घंटे पहले ये ट्वीट किए, बड़ी मीनिंगफुल ट्वीट है, जरा पहले इसको देख लें फिर मैं आगे बात करता हूं। वो कहते हैं कि मोदी मस्ट सैक डोवल फ्रॉम हिज एनएसए पोस्ट. He has goofed too many times, such as Pegasus telephone tapping and including one more horrible one to come from Washington DC. Otherwise, by mid-2023, Modi too may have to quit. ये बड़ी खतरनाक लाइन है। अच्छा, इनकी रिप्लेसमेंट कौन होगा मोदी की? फिर बहुत सारे लोगों ने इनसे सवाल पूछा, तो इस पे स्वामी जी ने कहा कि मोदी जानता है कि उसकी रिप्लेसमेंट कौन है, किसको तैयार किया गया है, ये मोदी को पता है अच्छी तरह से कि उसकी जगह कौन लेगा। अब ये बड़ी खतरनाक बात उन्होंने लिखी है कि अजीत डोवल को निकालो, नहीं तो फिर तुम्हें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे लगता है मोदी अजीत डोवल को नहीं निकालेगा। इसकी वजह यह है कि इसको अजीत डोवल को मोदी ने नहीं लगवाया, किसी और ने लगवाया हुआ है, और मोदी उन फोर्सेस को नहीं छेड़ सकता। उनका ताल्लुक इंडिया से है। वैसे इंडिया के अंदर कुछ फोर्सेस ऐसी हैं
उनका ताल्लुक मिलिट्री से भी नहीं है, उन्होंने अजीत डोभाल को सिफारिश करवा के लगवाया हुआ था। और वो जो फोर्सेज हैं बीजेपी की इंतहाई करीब हैं, यूं समझे कि पूरा दाल रोटी बीजेपी की उन्हीं के आसरे पे चल रही होती है, लिहाजा मुमकिन नहीं है कि मोदी इसको इस तरह से आसानी के साथ हटा दे उनकी परमिशन के बिना। और अगर ये नहीं हटता तो फिर मोदी साहब को हटना पड़ेगा बकौल स्वामी साहब के। अब देखते हैं कि ये जो बात की है स्वामी साहब ने कि 2023 के मिड में कुछ होगा, तो उस तूफान के नतीजे में डोभाल जाता है या मोदी जाता है, दैट वी नीड टू सी। हमें 2023 के मिड का इंतजार करना पड़ेगा।